जय हिंद। आज बिल्स पढ़ने हैं। बिल्स अर्थात विधेयक। विधेयक क्या होता है? अच्छा, बिल्स और एक्ट में अंतर समझते हो? अर्थात विधेयक और अधिनियम में अंतर समझते हो? क्या होता है? बिल्स क्या होते हैं? कहाँ पेश किए जाते हैं? संसद में या सदन में पेश किए जाते हैं? किसी पर्टिकुलर सदन में किए जाते हैं या फिर किसी भी सदन में किए जा सकते हैं? लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, किसी में भी, है ना? ठीक है। और ये एक्ट क्या कहलाता है? क्या बन जाता है? अर्थात जब ये विधेयक या आपका बिल जो है जब पास कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? अच्छा, पास कौन करता है? राष्ट्रपति पास करते हैं बस? पहले सदन से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति पास करेंगे। ठीक है, हमें आज देखना है विधेयक क्या होता है, पहली चीज। दूसरा, विधेयक भारत में कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि विधेयक को पास करने की प्रोसेस क्या है ना? हमने अक्सर क्या देख सुना है और कितना अब तक पढ़ा है कि लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, वो क्या हो जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा, वो एक अधिनियम बन जाएगा। कोई भी बिल जब जन्म लेता है, कोई भी प्रस्ताव जब जन्म लेता है तो वो बिल होता है। ठीक है, और जब वो पास कर दिया जाता है तो वो बन जाता है अधिनियम, अर्थात एक्ट बन जाता है। तो हमें इसी प्रोसेस से आज मतलब है। देखो, हम अक्सर देखते हैं कि बिल पेश किए जाते हैं सदन में। अभी सदन कोई भी हो सकता है आपका, लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। इस बिल को यहां से भी पास होना जरूरी है और यहां से भी पास होना जरूरी, अर्थात इसे दोनों से ही पास होना जरूरी है, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। और ये आगे बढ़कर कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट इस पर अपनी क्या देंगे? स्वीकृति देंगे। और स्वीकृति जब देंगे तो ये जो आपका बिल था ये बन जाएगा क्या? एक्ट, अर्थात अधिनियम। इतना तो हम शुरू से जानते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि जो आपका बिल जब यहां पहुंचा था तो वो किस प्रोसेस से होकर गुजरा, आखिर किस प्रकार से वो लोकसभा में लाया गया, किसने हक दिया लोकसभा में लाने का, किसको अधिकार मिला लोकसभा में उसे पेश करने का, और किसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद वो कैसे राज्यसभा के पास पहुंचा और राज्यसभा ने उसे प्राप्त करके किस प्रोसेस को फिर फॉलो किया, तब जाकर वो पास हुआ। क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल क्या होते हैं? मान लीजिए कोई बिल यहां पर पास हो गया, कोई बिल लोकसभा में पास हो गया सारे अमेंडमेंट्स करने के बाद, उसके बाद वो कहां पहुंचा? राज्यसभा में। परंतु राज्यसभा में जब उस बिल को पेश किया गया तो राज्यसभा को उसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति हो गई जिसमें वो संशोधन की मांग चाहता था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या बिल वापस लोकसभा के पास जाएगा या राज्यसभा उसको होल्ड कर कर रख लेगी, या राज्यसभा अपने मन से उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव करके उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देगी? तो ये कंफ्यूजन होता है। ये सवाल आते हैं दिमाग में कि कैसे, आखिर इस चीज की प्रोसेस क्या है और एक्चुअल फॉर्मूला क्या है जो यहाँ फॉलो किया जाता है, या एक्चुअल वो रूल्स क्या है जो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो ये हमें आज देखने। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंप्लीटली इमेजिनेशन पे चलेगा। आप खुद सोचिए कि आप एक सदन पर बैठे हुए हैं और एक बिल पेश किया जाएगा और बिल की प्रोसेस क्या होगी, उस प्रोसेस को आप समझना। यहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कहाँ रहता है, मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कहाँ रहता है, कुछ कमिटीज भी आएंगी, जैसे ज्वाइंट कमेटी आएगी, सिटिंग कमिटीज आएंगी, तो इनका काम यहाँ पर क्या रहता है। तब जाकर एक बिल जो आपको देखने मिलता है कि एक नया कानून बन चुका है, तो कितनी लंबी प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। विधेयक क्या होता है? विधेयक अर्थात, क्लियर है ना क्या? बिल। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। विधेयक या बिल एक प्रस्ताव होता है, ये तो आप जानते हैं, जिसे विधि कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है। हम बिल क्यों पेश करते हैं? कोई नया कानून बनाने के लिए। अच्छा, बिल केवल कानून बनाने के लिए पेश नहीं किया जाता, बिल कानून में परिवर्तन करने के लिए भी पेश किया जाता है, जिससे आप संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। विधेयक किसी भी देश में नया कानून बनाने या पुराने कानून में संशोधन करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और उसे संसद में पेश किया जाता है। पता है इतनी चीज हमें? इसके ऊपर पक्ष और विपक्ष में क्या होती है? फिर बहस होती है और बहस होने के बाद ही इसे क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। विधेयक को अधिनियम या प्रस्ताव भी कहा जाता है, पर यह कब कहा जाता है? जब अधिनियम तब बोला जाएगा जब वो पास हो जाएगा।
ये विधायी प्रस्ताव है जिसे विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। संसद या विधानसभा, अब जैसे केंद्र में संसद में पेश किए जाते हैं बिल्स, वैसी राज्यों में विधानसभा में पेश किए जाते हैं। विधानसभा की सर्वसम्मति या सर्वाधिक मतों से पारित होने के बाद, अर्थात उस बिल को क्या मिलना आवश्यक है? बहुमत मिलना। बिना बहुमत के वो पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बाद उसे बिल या विधेयक को क्या कहा जाता है? अधिनियम का दर्जा मिल जाता है, अर्थात बहुमत मिलने के बाद उसे अधिनियम का दर्जा मिल जाता है। बिल या विधेयक को बनाने के लिए सरकार बहुत से अनुभवी आईएएस अधिकारियों, मंत्रियों एवं बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की सहायता लेती है, जिसे उस क्षेत्र का क्या हो? ज्ञान हो। एक विधेयक को कई चरणों से होकर गुजरने के बाद ही क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। हमने अक्सर क्या सुना था? एक बिल आया, किसी मंत्री ने लेकर आया, सदन में रखा, सदन ने उस पर वोटिंग शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता, ठीक है? मान लीजिए मैं कोई मंत्री हूं या मैं प्राइवेट मेंबर हूं। प्राइवेट मेंबर मतलब जिसके पास किसी भी प्रकार का मंत्रालय नहीं है, वो सदस्य सारे क्या कहलाते हैं? प्राइवेट मेंबर्स। अर्थात अब वो सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के दल के हों, किसी भी दल के हों, वो प्राइवेट मेंबर्स कहलाएंगे। और दूसरे कहलाते हैं सरकारी सदस्य, अर्थात जिनके पास मंत्रिमंडल है, मंत्री का कोई पद है, वो सरकारी सदस्य कहलाते हैं। अब मान लीजिए मैं दोनों में से कोई भी हूं, मैंने बिल पेश कर दिया। अब मैंने बिल पेश करके वहां पे सुनाया और उसके बाद के सीधे वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए। कोई भी बिल इतनी जल्दी पास हो सकता है क्या? इतनी जल्दी कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। तो उसकी ना कुछ चरण होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। देखो, प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं, बिल दो प्रकार से हमारे देश में पेश किए जाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक वो बिल जो किसी सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। सरकारी सदस्य मतलब जिसे कोई मंत्रालय का भार दिया गया है। ध्यान से समझना, दिया गया है। दूसरा सदस्य प्राइवेट मेंबर, ठीक है, अर्थात जिसे किसी भी प्रकार का मंत्रालय का भार नहीं दिया गया है। इसे देखना, संसद में पेश किए गए विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्वजनिक बिल या सरकारी बिल, जो किसी मिनिस्टर के द्वारा पेश किए जाते हैं। किसके द्वारा? मिनिस्टर के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा। दूसरा होता है निजी विधेयक, अर्थात जिसे निजी सदस्यों का विधेयक भी कहा जाता है, अर्थात ऐसे मेंबर्स जिसे किसी भी प्रकार का मंत्रालय का भार प्राप्त नहीं है, वो कहलाते हैं निजी। अब समझिए, मान लीजिए कि मैं आपका सड़क या परिवहन मंत्री हूं, ठीक है, या रक्षा मंत्री हूं, या फिर मैं आपका गृह मंत्री हूं। यदि मैंने कोई बिल पेश किया सदन में, एकदम सरल तौर पर समझना, यदि मैंने संसद में कोई बिल पेश किया, तो मैं जिस बिल को पेश कर रहा हूं वो बिल कहलाएगा सार्वजनिक बिल। क्या कहलाएगा? या फिर सरकारी बिल। क्लियर है? क्योंकि मैं सरकारी व्यक्ति हूं। दूसरी चीज, अब भले ही मेरी पार्टी पावर में है और मेरी ही पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनाकर बैठा है, परंतु तब भी मुझे किसी मंत्रालय का भार नहीं दिया गया है। और मैं और मेरे अलावा वो बाकी सारी पार्टियां जो पावर में नहीं है, जिन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, हम सब क्या कहलाएंगे? प्राइवेट मेंबर्स कहलाएंगे। और हम जब कोई बिल पेश करेंगे, अर्थात मुझे किसी भी मंत्रालय का भार नहीं दिया गया और मैं कोई बिल अगर लेकर आता हूं, तो उसे बोला जाएगा निधि विधेयक, अर्थात निजी सदस्यों का। तो ये चीज क्लियर है? ये डाउट क्लियर है? इस डाउट को अब मत रखना। अब दोनों में थोड़ा सरल डिफरेंस है, देख लो। इसे बोला जाता है सार्वजनिक विधेयक, ये रहा निजी विधेयक। या संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, हमने देखा मिनिस्टर के द्वारा। या संसद में किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है जिसे मंत्रालय का भार नहीं दिया गया। यह सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मंत्री उस पार्टी की नीतियों को ही तो जारी करता है सदन के सामने कि हम अब क्या कानून बनाने वाले हैं या क्या योजना लाने वाले हैं। यह सार्वजनिक मामलों पर राजनीतिक दल के मत को दर्शाता है। सदन में इसके पारित होने की संभावना सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि एक सरकारी विधेयक है। सदन में इसके पारित होने की संभावना थोड़ी कम होती है। इसे सदन में पारित करने से पहले कितने दिन पहले? 7 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। कितने दिन? 7 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य है। इसे सदन में पारित करने से पहले कितना? तो हमें यह पता चला कि सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने से पहले एक चीज और क्लियर होती है यहाँ पे, कि सदन में कभी भी प्रस्ताव एकदम से नहीं लाए जाते, हमेशा उसकी पूर्व सूचना देनी होती है। और पूर्व सूचना इसकी 7 दिन पहले सरकारी विधेयक की, और निजी विधेयक की 1 महीने पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है, अर्थात 30 दिनों के भीतर। इसका मसौदा संबंधित विभाग, अब सड़क से संबंधित है तो सड़क मंत्रालय आपका, गृह से संबंधित तो होम मिनिस्ट्री, वित्त से संबंधित तो वित्त मंत्रालय, संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसका मसौदा संबंधित सदस्य के द्वारा, यानी जो व्यक्ति निजी व्यक्ति ला रहा है उसके द्वारा
तैयार। यहाँ पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे केवल वो निजी व्यक्ति इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो निजी विधेयक और यहाँ क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर। अब भारत में कितने प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देख लिया, दो प्रकार से लाए जा सकते हैं। अब विधेयकों का श्रेणियां कितनी है, अर्थात टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स कितने हैं, तो कितने हैं, चार हैं। कितने हैं? चार। देखो बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ बिल्स इन, कितने प्रकार हैं? सबसे पहला साधारण बिल। सबसे पहला क्या है आपका? साधारण बिल। जिसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑर्डिनरी बिल। साधारण बिल, सबसे पहला बिल कौन सा हो गया? साधारण बिल। नंबर टू, धन विधेयक। क्या? धन विधेयक। तीसरा, वित्त विधेयक। धन विधेयक अर्थात आपका मनी बिल। वित्त विधेयक अर्थात आपका फाइनेंस बिल। और चौथा है जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, संविधान, या फिर आप बोल सकते हैं संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब देखो इसमें से जो फाइनेंस से संबंधित बिल है वो दो हैं। कितने हैं? जिसमें धन की चर्चाएं होती हैं वो दो हैं। ध्यान से समझना। अच्छा ये क्लियर, संशोधन बिल क्या होता है? संशोधन बिल क्या होता है? क्या होता है? जो संविधान में किसी कानून को परिवर्तित करने के लिए लाया जाता है वो आपका संशोधन बिल है। इतना पता है? तो इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों पे आते हैं। जो भी बिल आपका धन से या वित्त से संबंधित है, जिसमें पैसे की चर्चा हुई है, किसी निधि की बात हुई है, या पैसे निकालने या डालने की बात हुई है, वो इन दोनों से संबंधित है, तो ये फाइनेंस से संबंधित बिल है। इसके अलावा, और इसके अलावा किसी कानून को बदलने यानी अमेंड करने और धन से संबंधित विधेयक के अलावा जितने भी बिल्स बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? साधारण बिल कहलाएंगे। क्लियर है? कोई कानून को बनाना है और उस कानून में कोई भी परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, उस कानून में किसी भी प्रकार के वित्त की या धन की बात नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगा? साधारण बिल कहलाएगा। तो ये सवाल दिमाग में नहीं आना चाहिए कि साधारण बिल क्या होता है। धन और वित्त के विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक के अलावा जितने भी अलग टॉपिक्स बचते हैं या विषय बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? साधारण बिल कहलाते हैं। इसलिए चार प्रकार के आपके बिल्स होते हैं। कितने प्रकार के? पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भारत में बिल्स के कितने प्रकार हैं? चार। अर्थात विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? पहला अर्थात साधारण बिल, दूसरा अर्थात धन विधेयक, तीसरा अर्थात, और चौथा मतलब संविधान। क्लियर है यहां तक? अच्छे से हमने देखा सबसे पहले विधेयक क्या होता है। क्लियर है? जो भी हमें नया कानून बनाना है, बदलना है, कुछ नई चीज लाना है, तो हम उसको विधेयक के रूप में पेश करेंगे। कहां पर? संसद में। फिर हमने देखा कि दो प्रकार से पेश किया जा सकता है। एक सरकारी व्यक्ति के द्वारा, उसे बोला जाएगा सरकारी विधेयक। दूसरा निजी व्यक्ति के द्वारा, उसे बोला जाएगा निजी व्यक्ति का बिल। ठीक है। फिर हमने देखा सरकारी व्यक्ति को पेश करने के लिए कम से कम 7 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी, निजी व्यक्ति को पेश करने के लिए कम से कम 1 माह की पूर्व सूचना देनी होगी। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडिया। सबसे पहला हमने देखा उस पे ऑर्डिनरी, दूसरा मनी, तीसरा और चौथा एमएन। अब हमने इन चारों को जब देख लिया तो अब हम इनकी प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आखिर ऑर्डिनरी बिल कैसे पास किया जाता है, इसके नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मनी बिल्स की बाधाएं क्या है, और मनी बिल्स पे क्या क्या, मनी बिल्स का अधिकार किसके पास है केवल लागू करने का, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब आप एक चीज समझना, अब तक हमने देखा था कि कोई भी साधारण यदि विधेयक है, कोई भी साधारण विधेयक या बिल है, यदि इसे सदन में पास करना है तो इसे लोकसभा में पास होना पड़ेगा। लोकसभा के बाद इसे राज्यसभा में पास होना होगा, और राज्यसभा के बाद ये जाएंगे आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। इतना ही पता था हमें आज तक, इतना ही पता था। अब हम इसके अंदर जाएंगे कि यहां आया तो प्रोसेस क्या थी, बताओ हमें।
राज्यसभा में गया तो प्रोसेस क्या थी ये बताओ हमें, और राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति की उसकी प्रोसेस क्या थी ये बताओ। कि एक्ट बनना इतना आसान तो नहीं है। तो याद रखना, कोई भी बिल जब लाया जाता है, अब ध्यान से समझना, कोई भी बिल जब लाया जाता है तो दो प्रकार के लोगों के द्वारा लाया जाता है, एक सरकारी और दूसरा निजी। अब ध्यान से समझना, इन दोनों व्यक्तियों को सदन में बिल लाने से पहले, इन दोनों व्यक्तियों को पहले लोकसभा या राज्यसभा में किसी से भी चालू हो सकती है। अगर सदन में बिल लाना है तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की, याद रखना किसकी बात हो रही है, क्योंकि मोस्टली हमारे कानून साधारण से संबंधित होते हैं तो ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। कि यदि इन दोनों को, दोनों में से किसी को भी बिल पेश करना है सदन में, तो इन्हें सबसे पहले लेनी होगी सदन की परमिशन। क्या लेनी होगी? सदन की परमिशन, अर्थात स्वीकृति, जिसे बोला जाता है लीव ऑफ द हाउस। क्या बोला जाता है? लीव ऑफ द हाउस, अर्थात इसे आप बोल सकते हैं सदन की स्वीकृति। सदन की स्वीकृति लेना अनिवार्य, किसको? इन्हें। क्या पेश करने से पहले? बिल पेश करने से पहले सरकारी और निजी व्यक्तियों को सबसे पहले सदन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, जिसे हम बोलते हैं लीव ऑफ द हाउस। यहां तक क्लियर है? अब क्या इसके बाद सदन में पेश कर दें? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये जिस बिल को पेश करने वाले, अच्छा लीव ऑफ द हाउस जब ये लेते हैं तो ये सबसे पहले बताते हैं उसका टाइटल। किसका टाइटल? बिल का क्या बताते हैं ये? टाइटल। और फिर बताते हैं ये उसकी विषय वस्तु। ठीक है, कि मुझे किस टॉपिक में और किस विषय से संबंधित मुझे क्या करना है, बिल को पेश करना है, ये बताते हैं टाइटल। और ये जो टाइटल और विषय वस्तु है, ये परमिशन मिलने के बाद पेश होता है भारत के गजट में। कहां पर? अच्छा, आज तक आपने ये सुना होगा ना कि भारत के गजट में तब प्रस्तुत होता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर जिस दिन ये भारत के गजट में प्रकाशित हो जाता है उस दिन से ये कानून बन जाता है, यही पता है? अब थोड़ा पीछे आओ, एक जगह और भारत के गजट आएंगे और यहां पर जब वो लीव ऑफ द हाउस लेंगे तो उसके बाद वो कहां पेश किया जाएगा, और जब तक ये भारत के गजट में पेश नहीं किया जाएगा तब तक इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। लोकसभा या राज्यसभा, जहां से भी उस ऑर्डिनरी बिल की शुरुआत हो रही है, उसे वहां पेश नहीं किया जा सकता। तो हमें एक नई प्रोसेस पता चली कि सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को क्या करना होगा, लीव ऑफ द हाउस लेनी होगी, अर्थात सदन की स्वीकृति लेनी होगी। और सदन की स्वीकृति के बाद उसे कहां पेश करना होगा? भारत के गजट में। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसमें समय जाता है कि पहले स्वीकृति ली, फिर गजट में प्रस्तुत किया, फिर गजट में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद वो लोकसभा में आया। लोग क्या करते हैं, अर्थात सरकारी मंत्री या निजी व्यक्ति क्या करते हैं, सदन से स्वीकृति लेने से पहले उसे कहां प्रकाशित करवा देते हैं। और ये गैर कानूनी नहीं है, एकदम रूल्स में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भारत के गजट में पेश हुआ और अगले ही बार जैसे ही पेश होता है उसके बाद ही क्या ले लेते हैं, सदन की स्वीकृति ले लेते हैं। तो इससे उनका समय बच गया कि सदन शुरू होने से पहले उन्होंने उसको कहां पे प्रकाशित करवा दिया, भारत के गजट में, सदन की स्वीकृति ले ली और अब वो पेश कर दिया जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में। इतनी चीजें क्लियर है? इतनी प्रोसेस क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले बिल पेश करने का मन बनाना पड़ेगा। तो पहले मन बनाते हैं। मन बना लिया, सरकारी व्यक्ति या निजी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति या निजी व्यक्ति फिर क्या करेंगे, लीव ऑफ द हाउस लेंगे, जिसे हम बोलते हैं सदन की स्वीकृति। इसके बाद उस बिल से संबंधित टाइटल और विषय वस्तु को कहां पेश करना होगा, प्रकाशित करना होगा, भारत के गजट, गजट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके बाद उसे हम कहां प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो क्या इतनी ही प्रोसेस है कि लोकसभा फिर उसे पास कर देगी? अब देखो क्या होता है, इसके बाद वो या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में। चलिए हम लोकसभा में लेके चलते हैं। लोकसभा में वो बिल पहुंचने के बाद, देखो भारत के गजट में प्रस्तुत हो चुका है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भारत के गजट में प्रकाशित, भारत के गजट में प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद इस प्रोसेस से वो गुजर चुका है, अब वो लोकसभा के सदन में आ चुका है, सदन में प्रस्तुत होगा। और सदन में जब ये प्रस्तुत होगा तो सदन इस पर 3 प्रकार की वाचन अर्थात रीडिंग्स करेगी। कितने प्रकार की? 3। इस पे होगी पहले फर्स्ट रीडिंग,
फिर होगी सेकंड रीडिंग, फिर होगी थर्ड रीडिंग, और फिर ये जाएगा, सॉरी प्रेसिडेंट के पास अभी नहीं भेज सकते, फिर ये जाएगा दूसरे सदन में। कहां पर? दूसरे सदन में। ये हमने देखी कहां की प्रोसेस? लोकसभा की। अब ध्यान से देखना थोड़ा, ये सब आपको आज पता चलेगा, कल से आप सदन में जाके बिल करवा सकते हैं पेश, ठीक है। इसके बाद हम इसे कहां भेजेंगे? राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा इस पर करेगी अपनी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। मैं बताऊंगा आपको भी फर्स्ट सेकेंड रीडिंग के अंदर होता क्या है, ठीक है। और अब ये जाएगा फाइनली किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। पर एक प्रॉब्लम, यहां तो नहीं, यहां हो सकती है, ठीक है। अब हो सकता है इन रीडिंग्स के बीच इस बिल से संबंधित जो बिल पेश किया जा रहा है यहां तो पास हो गया, पर इन्होंने बोला कि नहीं हमें इसमें कुछ बदलाव चाहिए। समझना, अभी हमारी कहानी वहां रुक गई गजट में आके, ठीक है। ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे से। तो इन्होंने बोला कि हमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं, ठीक है। तब थोड़ी सी कहानी फंस जाएगी, जिससे हम जानते हैं उसके लिए भी एक शब्दावली रखी गई है, गतिरोध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेडलॉक। तो आपको गतिरोध याद नहीं रखना है, आपको डेडलॉक याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसकी वजह से डेडलॉक की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो आपको आज सारी चीजें पता चलेंगी, ये क्लियर है। ये प्रोसेस समझो कि आपको गजट में प्रकाशित होने के बाद लोकसभा की 3 रीडिंग से गुजरना पड़ेगा। यहां से जब आप पास हो जाओगे ना, तो आपको फिर कहां जाना पड़ेगा? तो ये बिल जब यहां से पास होकर राज्यसभा में जाएगा तब भी इसे 3 रीडिंग से गुजरना पड़ेगा। राज्यसभा इस पे बहुत सारी चीजें कर सकती है, अभी बताते हैं। और उसके बाद जब अगर ये राज्यसभा से भी पास हो गया तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए, अपनी स्वीकृति के लिए। प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिए तो क्या बन गया? ये एक्ट बन गया। अब हम चलते हैं सीधे लोकसभा, क्योंकि हमने गजट में प्रकाशित कर दिया है बिल को। अब हम लोकसभा चलते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। साधारण विधेयक, ये विधेयक वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य विषय से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वित्तीय विषय किसमें रखे गए हैं आपके? धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, अर्थात मनी बिल और फाइनेंस बिल में ये विधेयक करा। ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बिल्स में। और संविधान संशोधन विधेयक आपको पता है, जब कानून बदलने के लिए यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं सीधे किस पर? साधारण विधेयक। तो सबसे पहला विधेयक है हमारा साधारण विधेयक। कितनी रीडिंग्स देखे थे हमने? 3 रीडिंग्स देखी थी हमने। अब ध्यान से यहां देखना, कानून बनने से पहले हर साधारण बिल को संसद में निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला चरण है प्रथम वाचन, अर्थात फर्स्ट रीडिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग। अब फर्स्ट रीडिंग में देखिए क्या होता है। इसे संसद के किसी भी सदन में या तो मंत्री या किसी अन्य सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, यह हमें पता है। बिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, ये अनिवार्य है, ठीक है, ये अनिवार्य है। इसके बाद बिल का परिचय और राजपत्र में इसका प्रकाशन बिल का पहला वाचन होता है। अर्थात जब ये प्रकाशित हो चुका है तो केवल प्रथम वाचन में यानी फर्स्ट रीडिंग में बिल का परिचय अर्थात उसका टाइटल क्या है, और राजपत्र में इसका प्रकाशन अर्थात इसमें विषय वस्तु क्या प्रकाशित की गई थी राजपत्र में भी, और इस बिल की विषय वस्तु क्या है, ये कहां बताई जाती है? सदन में बताई जाती है। और पेश कहां की जाती है, प्रकाशित कहां की जाती है? गजट में की जाती है। तो अभी देखो प्रथम रीडिंग में कुछ नहीं हुआ, प्रथम रीडिंग एकदम नॉर्मल है। हमने बिल का टाइटल बताया और बिल की विषय वस्तु बताई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे वाचन की ओर, क्योंकि सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दूसरी रीडिंग में ही होती है, सेकेंड रीडिंग में ही होती है। देखिएगा सेकेंड रीडिंग, देखो यह विधेयक के अधिनियम से महत्वपूर्ण चरण है और इसमें 3 और उपचरण शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहला चरण है सामान्य चर्चा का चरण। अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा आप, ठीक है, थोड़ा सोच के, कितने लोग बैठते हैं सदन में? कितने लोग बैठते हैं सदन में? चलो हमने माना 543 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं, तो लोकसभा में कितने सदस्य बैठे हैं? 543। किसी संबंधित व्यक्ति ने एक बिल लेकर आया, तो आपको क्या लगता है 543 लोग बहस नहीं करेंगे? करेंगे, करते हैं, कूद जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, हाथापाई हो जाती, जूते उड़ने लगते हैं हवाओं में, देखे हैं आपने? ये बिल्स की चर्चा के समय ही होता है, ठीक है।
या कोई संबंधित मामला है। तो होता क्या है, ये परिस्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई, सब बहस करने लगे कि नहीं हमें ये बिंदु पसंद नहीं है, कोई बोलेगा हमें वो बिंदु पसंद नहीं, कोई बोलेगा इसमें ये परिवर्तन किया जाना चाहिए, किसी को दूसरा पक्ष पसंद नहीं होगा, और कोई चाहता है कि भले अच्छा पर पास नहीं होना चाहिए वरना सरकार की वाहवाही हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें इस पे काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कभी 543 लोगों को केवल खड़े होकर आप किसी चीज के लिए मना नहीं सकते वोटिंग के लिए। 543 से बहुत दूर की बात है, 50 लोगों को मनाना ही मुश्किल है ना? और जब आपको पता हो कि 50 लोगों में आधे ही आपके पक्ष के हैं, आधे आपके पक्ष के नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए देखो, सबसे पहले यह बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकता है। सबसे पहले लोकसभा क्या कर सकता है, सदन क्या कर सकता है, या तो उस पर विचार करेगा या उसको कोई अन्य तिथि दे सकता है कि हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। चलो हम अभी पकड़ के ये चलते हैं कि अभी विचार उस पर हो रहा है, ठीक है? तो अभी मैंने जो आपको बताया कि जो 543 मेंबर्स में बहस ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है जिसे बोला जाता है प्रवर समिति। क्या इसे बोला जाता है? सिलेक्ट कमिटी। क्या बोला जाता है? इसमें क्या होता है, बिल पेश करने वाले व्यक्ति, उसके बाद संबंधित हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति, यहां तक कि जो विपक्ष के दल बैठे उनके भी व्यक्तियों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं प्रवर समिति सिलेक्ट। तो जो 543 लोग में बहस होती है ना, वो बहस सीमित हो जाती है 10 से 15 लोगों के बीच। समझ में आया? हर ग्रुप को एक रिप्रेजेंट कर सकता है, हर 10-15 लोगों को एक रिप्रेजेंट कर सकता है, या एक पार्टी को एक या दो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी मिलकर सदन की एक समिति बनाते हैं। ये सदन की ही एक समिति है, प्रवर समिति सिलेक्ट कमेटी, ठीक है? ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, ये सभी बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, जो दिक्कत है वो बताएंगे, जो चेंज होना है वो बताएंगे, सामने उसमें चेंज किया जाएगा। उनका मन है चेंज करने का तो करेंगे, मन नहीं है चेंज करने का तो नहीं करेंगे चेंज, ठीक है? पर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सदन में जब वो बिल पेश होगा वोटिंग के लिए, तब उस पर किसी भी प्रकार की नई बहस नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी बहस पहले ही एक कमरे में बैठकर हो चुकी है, जो समिति के सदस्यों ने कर चुका है। अब जैसे कि अब आप सभी बैठे हुए हैं, अब 50 लोग, अगर मान लो कि 50 लोगों का नेतृत्व मैं कर सकता हूं, तो मैं चले जाऊंगा उस समिति में, मैंने अपनी बात रख दी, और मैं यदि इन 50 लोगों को आकर बताऊंगा कि देखिए ऐसी ऐसी बात हुई थी और हम इस चीज पर एग्री कर गए, या तो वो इस चीज को मान गए, तो हम अब उस पर यस करने वाले हैं, किसी प्रकार की बहस करने की जरूरत नहीं है। या मैंने उस पर बात रखी, उन्होंने किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, हम सब उस पर नो करने वाले हैं, तो किसी प्रकार की बहस की जरूरत नहीं, हम वहां जाकर नो करेंगे। तो अब ये जो लोग हैं, ये लोग सदन में जाकर चिल्लाएंगे नहीं, शोर नहीं मचाएंगे, बहस नहीं करेंगे। सदन में जैसे ही वोटिंग का समय आएगा, वहां केवल क्या होगी, वोटिंग होगी। तो इन 543 सदस्यों को इस प्रकार से सीमित किया जाता है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद यदि लोकसभा से कोई बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में आकर वो फंसता है ना, राज्यसभा में भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज्वाइंट कमेटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ज्वाइंट कमेटी बनाई जाती है दोनों सदनों के सदस्यों को लेकर, ठीक है? ताकि वो बिल जब दोबारा राज्यसभा में पहुंचे, ये पॉइंट अभी आपको जब मैं आगे बताऊंगा बिल के अगले प्रोसेस राज्यसभा के, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ज्वाइंट कमेटी की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि ऐसे भी बिल्स आते हैं जो लोकसभा से तो पास हो जाते हैं, परंतु राज्यसभा से पास होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बार बार जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या किया जाता है, एक समिति बनाई जाती है। अभी सिलेक्ट कमेटी में केवल किसके सदस्य थे, एक ही सदन के सदस्य थे। अब ज्वाइंट कमेटी में क्या होता है, लोकसभा के भी सदस्य आएंगे, राज्यसभा के सदस्य आएंगे, और दोनों बैठकर बात करेंगे कि समस्या क्या है, बताओ कोई समस्या है, हम दूर कर सकते हैं। अगली बार वो बिल आएगा तो आपको उसको हाँ करना है या ना करना है, फिर वहां सिलेक्ट हो जाएगी, चीजें डिसाइडेड हो जाएंगी, फिर बहसबाजी राज्यसभा में नहीं होगी। तो दो प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं, एक सिलेक्ट कमेटी, दूसरा ज्वाइंट कमेटी। और ये दोनों कमेटियों को काम, एक्चुअल में इनका काम क्या होता है पता है, कि बिल के बारे में गंभीर चर्चा करना, उसकी रिसर्च करना, बिल सही है गलत इस बारे में सोचना, और बिल में क्या क्या परिवर्तन किए जाने, यहां तक कि ये समिति बिलों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। और अगली बार जब बिल आएगा ना, तो ये संशोधन के साथ पेश किया जाएगा, कहां पर, सदन में, ठीक है? अब हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले बिल को पेश किया गया, गजट में प्रकाशित किया गया, प्रथम वाचन में बोला गया कि बिल का टाइटल ये है और बिल की विषय वस्तु ये है। द्वितीय वाचन में एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई, सिलेक्ट कमेटी ने बोला कि इसमें ये पॉइंट बदलो, इसमें ये बदलाव करो, तो चलो सब मान लिया, संशोधन कर दिया गया है, ठीक है? सरल तौर पर लेकर नहीं चलते, सरल तौर पर अगर सबने हाँ बोल दी तो वैसे ही पास होने वाला है, हम उसमें क्या करवाते हैं, संशोधन। तो मान लीजिए संशोधन हो गया, क्लियर है? अब संशोधन हो गया तो क्या, अब संशोधन हो गया
तो अब आएगा आपका अगला चरण। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, जनता की राय। ये जो आपका बिल है, ये जो बिल है आपका, ये मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश किया जाता है जनता को पढ़ने के लिए, और जनता उस पर अपनी राय भी व्यक्त कर सकती है। अर्थात कोई भी बिल लाने से पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया जाता है, ताकि जनता उस पर अपने जो खुद के विचार हैं वो क्या कर सके, व्यक्त कर सके। क्लियर है? तो जनता की राय ली जाती है बिल्स में, मैं आपको बता दें। ऐसा नहीं कि सदन में से कुछ लोग मिलकर सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने परिवर्तन करवाए, संशोधन करवाए। अब हम चलते हैं किस वाचन की ओर? दूसरा हो गया, थर्ड रीडिंग की ओर चलते हैं। अच्छा, थर्ड रीडिंग से पहले एक सेकेंड, कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज मैंने आपको बता दी है, पढ़कर बस बता देता हूं। कमेटी स्टेज, यह कमेटी बिल की पूरी तरह से विस्तार में और हर उसके एक क्लॉज की क्या करती है, जांच करती है। यह अपने प्रावधानों में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को बिना बदले। अर्थात हमने अभी देखा था कि इस बिल में ये समिति क्या कर सकती थी, पर उसकी विषय वस्तु को नहीं बदल सकती। अर्थात जिस विषय से संबंधित बिल को पेश किया गया, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ही चेंज कर दिया, उसके अंदर निहित बिंदुओं को बस क्या कर सकती है, बदल सकती है। अब विचार चरण, सदन चयनित समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद, चयनित समिति मतलब प्रवर समिति, अर्थात कौन सी, सिलेक्ट कमेटी से प्राप्त करने के बाद खंड दर खंड, अर्थात क्लॉज, आपके क्लॉज बाय क्लॉज विधेयक के प्रावधानों पर क्या करती है, विधेयक पेश किया गया, गजट में प्रस्तुत किया गया, उसकी विषय वस्तु सदन में बताई गई, उसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई, सिलेक्ट कमेटी ने उसे सदन को पेश कर दिया, और अब सदन क्लॉज बाय क्लॉज उस पर क्या कर रही है, विचार। इतनी प्रोसेस होने के बाद, अब इतनी प्रोसेस होने के बाद अब होगा आपका तीसरा वाचन, अर्थात थर्ड रीडिंग। अब होगी आपकी थर्ड रीडिंग। और अब एक चीज आप याद रखिएगा, बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना है या नहीं होना, बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन होना है, बिल के किसी भी बिंदु को बदलना है, तो वो दूसरे वाचन में ही करना पड़ेगा, अर्थात सेकेंड रीडिंग के समय सिलेक्ट कमेटी को ही करना पड़ेगा। जैसे ही बिल थर्ड रीडिंग की ओर बढ़ेगा, उसके बाद सारे के सारे संशोधन करने के अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त। ऐसा नहीं कि एक बार समय दे दिया उसके बाद फिर आ गए आपकी, नहीं नहीं हमको पसंद नहीं आया, वो आखिरी वाली लाइन हटाओ, वहां से मिटाओ उसको, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है? सेकेंड रीडिंग में जब चीजें हो गई, तो अब वो बढ़ेगा किस ओर, तीसरे वाचन की ओर। अब देखिए, अब यहां पर बहस होगी, और इस बहस पर या तो स्वीकृति दी जाएगी या तो अस्वीकृति। अब कोई सिलेक्ट कमेटी नहीं बनेगी, अब कोई ज्वाइंट कमेटी नहीं बनेगी, अब या तो हां या तो ना, स्वीकृति या तो अस्वीकृति। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य, जिसे हम जानते हैं वही क्या आपका 50% प्लस सदस्य उस विधेयक को हाँ बोल देंगे, तो वो क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदनों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमति हो जाती है। अब एक चीज आप मुझे बताइए, ये लोकसभा से पास हो गया, अब हम इसे पास करवाने वाले हैं, ठीक, आज स्वीकृति दिलाएंगे तो बिल तो रुक जाएगा, तो राज्यसभा तक हम जा ही नहीं पाएंगे, हमें राज्यसभा की ओर भी आगे बढ़ना है। अब हम चलते हैं राज्यसभा की ओर। हमने इस बिल को क्या करवाया, ये बिल अब पास हो चुका है, कहां से, लोकसभा से। तो अब इसका अगला चरण होगा, ये बढ़ेगा किस ओर, राज्यसभा की ओर। अब देखिए, द्वितीय सदन में विधेयक, ये चला गया दूसरे सदन में। ठीक है, पहले सदन से पास हो गया, पूरी प्रोसेस दिमाग में एकदम क्लियर है अच्छे से। इसके बाद हम जब इसे दूसरे सदन में ले जाते हैं, तो दूसरे सदन में अभी हमने फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग देखी थी, वो तीनों की तीनों रीडिंग एज इट इज कॉपी कहां पर होंगी, दूसरे चरण में। परंतु ध्यान से सुनना एक चीज, परंतु यदि, मैंने आपको एक नाम बताया था, ज्वाइंट कमेटी बताया था, ज्वाइंट कमेटी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। यदि ज्वाइंट कमेटी पहले से बन चुकी है, लोकसभा में जब बिल लाया गया था और बिल पास नहीं हो रहा था राज्यसभा से, तो उस स्थिति में ज्वाइंट कमेटी बनाई गई थी, अर्थात कुछ सदस्य उठाए गए थे राज्यसभा के, कुछ सदस्य उठाए गए थे, ध्यान से सुनना, कुछ सदस्य उठाए राज्यसभा के, कुछ सदस्य उठाए लोकसभा के, और ज्वाइंट कमेटी ने कुछ डिसीजन लिया, और उसके बाद ही बिल पेश किया गया लोकसभा में, और लोकसभा ने उसको पास कर दिया। क्लियर है? अब जब ज्वाइंट कमेटी ने निर्णय ले चुका था, सभी प्रकार के संशोधन कर दिए थे, तो लोकसभा में वो पास होकर आया राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जब ये आ चुका है, तो हम जानते हैं 3 चरणों में दूसरा चरण में एक और कमेटी थी, सिलेक्ट कमेटी थी। जब पहले से ही ज्वाइंट कमेटी लोकसभा में बन चुकी थी या पहले से बन चुकी है, तो राज्यसभा अब इस पर सिलेक्ट कमेटी
नहीं बना सकता, सिलेक्ट समिति या कमेटी नहीं बना सकता है, याद रखिए। और ये पॉइंट तो शायद आपको थोड़ा सा फॉर्मली भी समझ में आ गया होगा कि सीधी बात है ना, जब जॉइंट कमेटी बन चुकी है तो आप क्यों अलग से सिलेक्ट कमेटी बना रहे हो? आपके लोगों ने बैठ के वहां डिसाइड की ना, चीजों को संशोधन करवाए, तब तो वो लोकसभा से पास हुआ। तो अब आपके पास सिलेक्ट समिति या कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है। ये चीज क्लियर है? अब देखो, 3 चरणों से गुजरने के बाद राज्यसभा इसमें कुछ निम्न प्रकार के डिसीजन ले सकती है। पहला, सदन द्वारा भेजे गए बिल को क्या कर सकती है? पास। देखो, 3 चरणों से गुजरने के बाद ही पता है ना बहस होती है स्वीकृत या अस्वीकृत करने की, तो 3 चरणों से गुजर चुका है राज्यसभा में भी, फिर वो पास करेगी, वो भी बिना संशोधन के। यहां ये पॉइंट स्पेशली मेंशन किया गया है, बिना संशोधन के। क्यों? क्योंकि अगर राज्यसभा ने इस पे संशोधन किया, तो मुझे एक बात आप बताइए कि एक बिल था जो लोकसभा में पास कर दिया गया था, और एक वो बिल जब राज्यसभा पहुंचे तो राज्यसभा ने उस पर चेंजेस कर दिए, तो ये सही है कि गलत है? क्योंकि लोकसभा से वो पास हुआ है, एज इट इज उसे पास कहां से होना पड़ेगा? जब इस पर संशोधन कर देगी राज्यसभा, यदि इस पर संशोधन कर देगी राज्यसभा, तो ये बिल पुनः वापस जाएगा किसके पास? जबकि इसे पास होकर जाना किसके पास था? राष्ट्रपति के पास। परंतु इन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया, तो अब ये बिल वापस जाएगा किसके पास? और लोकसभा के पास जब ये वापस जाएगा, तो लोकसभा में फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है वो सारी चीजें? इसे बोला जाता है डेडलॉक की स्थिति। क्या? पहली कंडीशन, डेडलॉक की कंडीशन नंबर 1, अगर कोई अमेंडमेंट कर दिया राज्यसभा ने तो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मामले में बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, यदि संशोधन नहीं किया गया है तो दोनों सदनों से पास, और कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करें और इसे पुनर्विचार के लिए पहले सदन में लौटा दें। बिल को पूरी तरह से खारिज कर, अच्छा देखो, पहली चीज वो क्या कर सकता है? बिल को संशोधन कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कहां पहुंचा सकता है? दूसरा, वो क्या कर सकता है? बिल को पूरी तरह से, ये बनी डेडलॉक की कंडीशन नंबर 2। ठीक है? क्योंकि गतिरोध पैदा हो रहा है ना। जो बिल एक गति के साथ आगे बढ़ रहा था पास होने के लिए, उसको आपने क्या कर दिया? आपने रोकने वाले काम कर दिए, उसमें अमेंडमेंट कर दिया, तो वापस वो लोकसभा जाएगा। दूसरा, आपने उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया, तो फिर वो डेडलॉक की स्थिति होगी, बिल आधे रास्ते रुक गया। तीसरी चीज, कोई कार्यवाही ना करे और इस प्रकार बिल को क्या रखे रहे? लंबित रखे रहे, यानी ना उसको पास कर रहा है, ना ही उसे खारिज कर रहा है, रोक के रखा हुआ है कि हम उस पर बाद में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो ये होती है डेडलॉक की स्थिति नंबर 3। डेडलॉक शब्द क्लियर है? डेडलॉक उस शब्द को कहते हैं कि जब बिल रुक जाता है दूसरे सदन की किसी स्थिति के कारण, उस स्थिति को क्या कहते हैं? डेडलॉक, अर्थात गतिरोध, की जो बिल गति से हमारा आगे बढ़ रहा था उसको अब क्या कर दिया आपने? रोक दिया। तो ये कहलाती है डेडलॉक की स्थिति। पहली कंडीशन, आपने अमेंडमेंट किया तो डेडलॉक होगा। दूसरा, आपने खारिज किया तो डेडलॉक होगा। तीसरा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसको लंबित रखे हुए हैं, तो वो क्या होगा? डेडलॉक की स्थिति होगी। ठीक है? पर हम बिल पढ़ रहे हैं, हमें बिल को एक्ट भी बनाना है, तो अब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ठीक है? रोकने वाली बातें नहीं करते हैं। तो राज्यसभा ने तीनों चरणों के बाद उसको क्या कर दी? अपनी स्वीकृति दे दी। और जब वो स्वीकृति दोनों सदनों से उसे मिल जाएगी, तो वो किसके हस्ताक्षर की ओर आगे बढ़ेगा? राष्ट्रपति की सहमति के लिए आगे बढ़ेगा। और बहुत अच्छे से आप लोग ये चीज जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास बिल से संबंधित 3 वीटो पावर्स हैं। मैं आपको अब नहीं बताऊंगा 3 वीटो पावर्स क्या है। ठीक है? या तो पॉकेट में छिपा सकता है कोई भी जेब में, या तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और या तो वो उसको जाओ ऐश करो, एक्ट बना दो। ठीक है? ये कर सकता है। देखते हैं डेडलॉक समझना। यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो ये गतिरोध अर्थात डेडलॉक उत्पन्न माना जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की, अब समझ में आया ना कि ये ज्वाइंट कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी, और इस आर्टिकल नंबर 108 की आवश्यकता आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों? क्लियर है? आर्टिकल नंबर 108 जो आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन की परमिशन देता है, जिसको बुलाने की पावर केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, वो केवल इसीलिए क्योंकि जब डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों सदनों को साथ में बुलाना पड़ता है, ताकि उस कानून को, उस बिल को एक्ट में बदला जा सके। तो अब से यदि सवाल दिमाग में आए कि क्यों बुलाते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट, तो क्लियर है कि जब बिल को लेकर कौन सी स्थिति आएगी? डेडलॉक की स्थिति आएगी, तब हम क्या करेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे। अब डेडलॉक की स्थिति हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यदि बिल को दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाए, यदि बिल में किए जाने वाले संशोधन को सदनों द्वारा असहमति जताई जाए,
यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना उसको 6 माह तक रोका जाए तो ये 3 स्थितियां क्या कहलाती हैं? डेडलॉक। पहला, हमें खारिजी कर देना है, दूसरा संशोधन, और तीसरा 6 माह तक रोक के रखा है। कितने माह तक? तो भी डेडलॉक की स्थिति है। तो डेडलॉक शब्द अब क्लियर है, अच्छे से एकदम बढ़िया क्लियर है। तो अब चलें राष्ट्रपति की ओर, बिल पास करवा देते हैं। अब आती है राष्ट्रपति की सहमति। संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, अपनी सहमति रोक सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पर हम इन्हें दिलवाएंगे क्या? सहमति दिलवाएंगे बिल को, और ये बिल आपका अब बन जाएगा एक। तो बधाई हो, आपका बिल क्या बन चुका है? अब अधिनियम बन चुका है, अर्थात अब ये कानून बनने के लिए तैयार है। अब ये भारत के गजट में पेश किया जाएगा और ये उस दिन से क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। इस प्रकार से आपके बिलों को पेश करके एक्ट तक का सफर तय कराया जाता है। क्लियर है? अब समझ में आया सदन में बिल कैसे पेश किए जाते हैं? अच्छे से क्लियर है? किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है? तो हम आगे अगले बिल्स की ओर आगे बढ़े। अब ये था हमारा ऑर्डिनरी बिल। क्या था? ऑर्डिनरी। लगभग हर बिल की प्रोसेस सेम चलेगी, पर कुछ बिल्स होते हैं जैसे ऑर्डिनरी बिल होते हैं, सॉरी मनी बिल होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं, इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पास करने में थोड़ी जल्दबाजी होती है। ऑर्डिनरी बिल क्या है? रुका रहेगा। देखो यहाँ तो 6 महीने तक रुक रहा था ना, तभी राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला रहे थे। अब भारत में अगर किसी व्यय की या किसी खर्च की पैसे की इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने रुक सकते हैं क्या? आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है, संचित निधि से पैसा निकालना है, तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अब हमें उन रिस्ट्रिक्शंस को ही देखना है। अब और दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि ये मनी बिल और फाइनेंस बिल आखिर होता क्या है। तो थक तो नहीं गए ऑर्डिनरी बिल में? है ना एनर्जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा हमारा धन विधेयक। अच्छा, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन आपका किस आर्टिकल में था? 108 में। ये है आर्टिकल नंबर 110, अर्थात धन विधेयक अर्थात मनी बिल। इसे हम किस नाम से जानते हैं? मनी बिल के नाम से जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक, अब सबसे बड़ा सवाल ना यही फंसता है कि हम अंतर नहीं कर पाते कि वित्त विधेयक क्या है और धन विधेयक क्या है, फाइनेंस बिल क्या है और मनी बिल क्या है। तो बहुत अच्छे आसान तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूं। देखो, यदि टैक्स लगाने से संबंधित है, मैं आपको एक चीज यही क्लियर कर देता हूं, टैक्स लगाना और फाइन लगाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट है। टैक्स आपके ऊपर बाध्यकारी होता है, फाइन जब आप कोई गलती करते हैं तब आप पर लगाया जाता है, टैक्स किसी गलती पर नहीं लगाया जाता है। तो याद रखना, जब टैक्स लगाने की बात हो किसी बिल के भीतर, किसी प्रस्ताव के भीतर, तो वो आपका मनी बिल है। क्या है? मनी बिल है। पर यदि फाइन लगाने की बात हुई तो वो मनी बिल नहीं है, तो वो मनी बिल नहीं है। देखो, कर लगाना, टैक्स लगाना या टैक्स को कम करना या उसको बढ़ाना या उसको रेगुलेट करना, इससे संबंधित कुछ चीज लिखी हुई है बिल के अंदर, तो वो बिल क्या है? मनी बिल है। पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना। अब भारत सरकार ऋण लेती है, आईएमएफ से लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, आईबीआरडी से लेती है, या किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेती है। बहुत सारे बैंक्स हैं जो ग्रुप्स के बने हुए, वर्ल्ड वाइड बैंक्स बने हुए, तो उनसे क्या लेते हैं हम? लोन लेते हैं। लोन लेना, उसे रेगुलेट करना, या किसी उसको अधिभार में परिवर्तन करना, या आप केवल बस देखिए लोन से संबंधित, ऋण से संबंधित यदि कोई बात लिखी हुई है किसमें? किसी प्रस्ताव में, कि भारत इतना पैसा वर्ल्ड बैंक से लेने वाला है इस चीजों के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा? मनी बिल कहलाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में कुछ धन डालना हो या धन को निकालना हो। अब एक चीज, ये मैं अलग से सेपरेट टॉपिक से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हम यहाँ बिल्स पे चर्चा नहीं करेंगे। संचित निधि, जिससे आप सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की सैलरीज देते हैं, ठीक है। आकस्मिक निधि, जिसमें 500 करोड़ रुपए हमेशा रखे जाते हैं आकस्मिकता के लिए, वहां रिजर्व रहते हैं 500 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीजें मैं आपको निधियों में पढ़ाऊंगा। केवल आप देखिए कि जब संचित निधि, आकस्मिक निधि में कोई धन डालना हो या धन को निकालना हो, भारत की संचित निधि में से किसी व्यय संबंध में धन किसी को देना हो, भारत की जमा पूंजी में से, अर्थात वही आकस्मिक निधि या जमा पूंजी से किसी व्यय को किए जाने की घोषणा करना हो, भारत की संचित निधि
तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करने तथा उपरोक्त उल्लिखित विषयों में। अच्छा, आपको एक चीज दिख रही है, संचित निधि शब्द का उपयोग हो रहा है बार बार। संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन की आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी भी प्रकार का मामला हो। तो ये सारे के सारे मामले यदि किसी बिल के भीतर पॉइंट में लिखे हैं तो वो बिल क्या है? मनी बिल है। संचित निधि में पैसा डालना है या निकालना है, आकस्मिक निधि में पैसा डालना है निकालना, टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को कम करना, टैक्स को रेगुलेट करना, किसी वर्ल्ड बैंक से हमें लोन लेना है, लोन से संबंधित कोई बात करना है, परिवर्तन करना, ये सारी चीजें किससे संबंधित आएंगी? मनी बिल से। अब ये संबंधित है तो क्या संबंधित नहीं है? ठीक है, अगर ये संबंधित है तो संबंधित क्या नहीं है? देखो, जुर्माना अर्थात क्या? फाइन तथा अन्य धन संबंधी शस्तियों के अधीन अधिरोपण अर्थात जो फाइन आप पर अधिरोपित किया जाएगा वो मनी बिल नहीं कहलाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा यदि वह इससे संबंधित है। इम्पोजिस अंडर फाइन। किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय, अब ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा स्थानीय निकाय स्थानीय प्राधिकरण क्या होता है, बार बार पढ़ा चुका हूं इन चीजों को मैं। किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्रयोजन के लिए यानी उस लोकल बॉडी को, उस लोकल बॉडी के लिए क्या लगाना है? कर लगाना है, टैक्स लगाना है, उसे अधिरोपित करना है, परिवर्तित करना है, तो वो भी मनी बिल नहीं कहलाएगा। ये लिखा है देखिए आपका, लोकल अथॉरिटी और बॉडी जब कोई टैक्स लगाएगी तो वो आपका मनी बिल नहीं कहलाएगा। दूसरा, कोई डिमांड फीस लेना है या कोई लाइसेंस फीस लेना है या सर्विस समझते हैं, सेवा, सेवा संबंधित कोई फी लेनी है या शुल्क लेना है तो वो भी मनी बिल नहीं कहलाएगा। अर्थात सरल भाषा में कोई फाइन मनी बिल नहीं कहलाएगा। कोई जबरदस्ती का फाइन इंपोज किया जाएगा तो वो भी मनी बिल नहीं कहलाएगा। लोकल बॉडी यदि कोई टैक्स लगाएगी तो वो मनी बिल नहीं कहलाएगा। किसी लाइसेंस पर या किसी सर्विस पर यदि टैक्स लगाया जाएगा या फाइन लगाया जाएगा तो वो भी मनी बिल नहीं कहलाएगा। तो मनी बिल क्या कहलाएगा क्या नहीं कहलाएगा ये क्लियर है। तो मनी बिल में क्या होता है अब ये जान लो। मनी बिल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो किस पर लगाई जाती हैं? राज्यसभा पर। किस पर? राज्यसभा पर। देखिए, धन विधेयक के संबंध में संसदीय प्रावधान यही है सबसे बड़ा, इसके आगे के दो बिल बहुत छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। धन विधेयक के संबंध में संसदीय प्रावधान। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है, सीधी बात है। किसके द्वारा पेश किया जाएगा? सरकार के द्वारा। इसे केवल संसद के मंत्री, तो हमें यहां एक नई चीज पता चली कि मनी बिल को प्राइवेट मेंबर पेश नहीं कर सकते। ये प्राइवेट मेंबर पेश नहीं कर सकते, जबकि ऑर्डिनरी जो बिल था वो प्राइवेट मेंबर पेश कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। हाँ, एक चीज और, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा स्पीकर। आपके लोकसभा स्पीकर ही बताएंगे कि ये जो बिल पेश किया गया है ना, ये मनी बिल है या नहीं। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल जो था वो राज्यसभा में भी शुरू हो सकता था और लोकसभा में भी। परंतु मनी बिल केवल कहां पर आएगा? ये जाएगा राज्यसभा के पास। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पास नहीं जाएगा, जाएगा, पर उसके लिए कुछ नियम है। धन विधेयक को पारित करने के लिए एक विशेष संसदीय प्रक्रिया है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में बताया है, और ये स्वयं किसमें है? 110 में। तो धन विधेयक 110 में है और धन विधेयक के संबंधित संसदीय नियम 109 में बताए गए। अब समझना, लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक कहां भेजा जाता है? क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना ही है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। परंतु राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर इसे अपनी अनुमति देनी होगी, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। देखो, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा उस पर केवल अनुमति दे सकती है, उसे खारिज नहीं कर सकती। तो वो अनुमति लेने के लिए कहां गया? कितना समय राज्यसभा के पास? केवल 14 दिनों का। 14 दिनों के अंदर आप पारित कीजिए, वरना हम स्वयं ही उसे क्या मान लेंगे? पारित मान लेंगे। क्लियर है? तो ये रिस्ट्रिक्शंस किस पे हैं? जबकि हमने ऑर्डिनरी बिल में देखा था कि राज्यसभा के पास 3 स्टेप्स थे, उसके बाद वो खारिज भी कर सकता था, संशोधन भी कर सकता था, वापस भी भेज सकता था, जिसे हम डेडलॉक की स्थिति बोलते थे। इसके बाद धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कम शक्तियां हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। राज्यसभा केवल इस पर अपनी
सिफारिश दे सकती है, वो भी अगर लोकसभा मानना चाहे तो। यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मान लेती है तो फिर इस विधेयक को सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित माना जाता है। यदि लोकसभा कोई भी सिफारिश नहीं मानती है तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, अर्थात दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है, पारित माना जा रहा है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को सदन में पुनः विचार के लिए वापस, हमने जब राष्ट्रपति की वीटो पावर्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति धन या वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अतः राष्ट्रपति को या तो इस पर अपनी सहमति देनी होगी या फिर उसे रोक कर रख सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अर्थात मनी बिल कहां रुक सकता है आकर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपकी आकस्मिक निधि और संचित निधियों पर बहुत सा कंट्रोल किसका रहता है, राष्ट्रपति का। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मनी बिल जो होता है उस पर राज्यसभा पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब सरकारें क्या दिमाग से काम करती हैं, देखो सरकार को कोई कानून पास करवाना है ना, तो वो उसमें क्या करेंगी, कोई 1 या 2 पॉइंट किसका डाल देंगी, मनी बिल का डाल देंगी। क्यों, अगर वो ऑर्डिनरी बिल बनकर जाएगा तो राज्यसभा में उसमें प्रोसेस चलेगी, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, राज्यसभा उसे वापस भेज सकती है, राज्यसभा उसे खारिज कर सकती है, डेडलॉक की स्थिति बन सकती है। इस चीज से बचने के लिए सरकार उसमें कुछ पॉइंट्स किसके डाल देती है, लो भाई हमने तो दिमाग से काम कर लिया। इस पर होता है विवाद, इस पर विवाद होता है सदन में कि ये मनी बिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें साधारण विषय वस्तुएं ज्यादा है या साधारण विषय वस्तु से ये संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि वो बताएंगे कि ये मनी बिल है या नहीं। देखो हमारे यहाँ हर चीज का मिसयूज होता है, एक चीज आप मान लीजिए, हर चीज हर पावर का मिसयूज होता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उसकी प्रकृति पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ना ही संसद में और ना ही न्यायालय के समक्ष। प्रश्न पर न्यायालय में अथवा किसी सदन में अथवा राष्ट्रपति के द्वारा विचार, जो लोकसभा स्पीकर ने बोल दिया वही अंतिम निर्णय होगा। तो मनी बिल में जो चेंजेस है, देखो मनी बिल क्या होता है क्लियर है, टैक्स से संबंधित, संचित निधि, आकस्मिक निधि और फाइन से संबंधित मनी बिल नहीं माने जाते। तो ये हमने देखा। दूसरी चीज हमने देखी कि मनी बिल लोकसभा से तो एज इट इज पास होता है, पर वो राज्यसभा में 14 दिनों के अंदर पास होना कंपलसरी है, और नहीं हुआ तब भी उसे पास माना जाएगा। क्लियर है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस थी किसकी, मनी बिल की। और इस प्रकार से मनी बिल को पास करने की प्रोसेस या संसदीय प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है, 109। किसमें, 109। और मनी बिल किसमें बताया गया है, 110 में। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। ये था आपका मनी बिल। अब बचे 2 बिल, कौन कौन से, फाइनेंस बिल और संविधान संशोधन बिल। तो आप समझिए 1 मिनट का है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस ओर, वित्त या वित्तीय बिल, जिसे हम आर्टिकल नंबर 117 में जानते हैं। बहुत आसान है, अभी 5 मिनट में से हमें कंप्लीट करा देता हूं। मेन आप 2 चीजें समझ गए ना, तो आप सब समझ गए। आपने अगर मनी बिल समझ लिया, ऑर्डिनरी बिल समझ लिया, तो आप सब समझ गए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार वित्तीय विधेयक वे विधेयक हैं जो वित्त मामलों से संबंधित है लेकिन धन विधेयक से भिन्न है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो, वित्त विधेयक और फाइनेंस बिल यहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वित्तीय बिलों को आगे वित्तीय बिल, अब इसमें क्या किया गया, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, श्रेणी 1 और श्रेणी 2, अर्थात श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए का जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 117 1 में, और श्रेणी बी का जिक्र आपको मिलेगा 117 3 में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए कभी कभी अनुच्छेद 110 क्या था, यदि फाइनेंस बिल में धन विधेयक का कोई पॉइंट सम्मिलित है, केवल सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है, तो वो कहलाएगी श्रेणी ए। क्लियर है, क्या बोला मैंने, यदि फाइनेंस बिल में मनी बिल का कोई पॉइंट ऐड है या जुड़ा हुआ है या वो उससे जुड़कर ही आगे बढ़ सकता है, तो वो श्रेणी ए कहलाएगी, जिसे आर्टिकल नंबर 117 1 में प्रदर्शित किया गया है। और यदि नहीं है तो 117 3 अर्थात श्रेणी, बस इतना ही है फाइनेंस बिल। देखिए श्रेणी 1 की बात करते हैं। कभी कभी अनुच्छेद 110 के प्रावधान वाले विधेयक में अन्य प्रावधान भी हो सकते हैं और इस प्रकार श्रेणी 1 के वित्तीय विधेयक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह श्रेणी विधेयक धन विधेयक के समान है, अर्थात मनी बिल के समान है,
और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर लोकसभा में पेश इसको किया जाता है। हालांकि एक बार लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद यह एक सामान्य विधेयक बन जाता है। समझो अब इस चीज को, जैसे ही लोकसभा ने इसको पारित किया, अब ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑर्डिनरी बिल। किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें मनी बिल की विषय वस्तु तो थी, परंतु कंप्लीटली ये मनी बिल नहीं था। अच्छा, किसने बताया मनी बिल है कि फाइनेंस बिल है? बिल्कुल सही, किसने बताया? तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि इसमें ये पॉइंट क्यों लिखा है। लोकसभा स्पीकर ने जब बोल दिया फाइनेंस बिल है तो फाइनेंस बिल है, अब कुछ भी हो, बात खत्म। लोकसभा स्पीकर ने बोला फाइनेंस बिल है तो फाइनेंस बिल है, और जब वो लोकसभा में पास हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सामान्य विधेयक। इस प्रकार राज्यसभा के पास इसे अस्वीकार करने की शक्तियां, जो कि मनी बिल में, क्या मनी बिल को अस्वीकार कर सकती थी राज्यसभा, परंतु फाइनेंस बिल को अस्वीकार कर सकती है। संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान है, जबकि मनी बिल में किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जा सकता। क्यों करेंगे? जब लोकसभा में पास होना है और राज्यसभा पास करे चाहे ना करे तो भी पास होना है, तो संयुक्त बैठक आप करोगे क्या? संयुक्त बैठक तो वहां रखी जाती है ना जहां पे कन्फ्लिक्शन चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनी बिल का कोई पॉइंट यदि ऐड है फाइनेंस बिल में तो श्रेणी ए का फाइनेंस बिल कहलाएगा। फाइनेंस बिल है या मनी बिल है ये बताएंगे आपके लोकसभा स्पीकर। मनी बिल को राज्यसभा में रोका नहीं जा सकता, फाइनेंस बिल को रोका जा सकता है। मनी बिल के लिए संयुक्त बैठकें नहीं होती हैं, फाइनेंस बिल के लिए संयुक्त बैठकें होती हैं। ये था श्रेणी एक। अब श्रेणी दो या श्रेणी बी की ओर चलते हैं, जो आर्टिकल नंबर आपका 117(3) है। इस तरह के विधेयक में अनुच्छेद 110 से संबंधित प्रावधान नहीं होते। तो सिंपल हो गया ना, जिसमें मनी बिल के कुछ गुण मिल गए आपको देखने को, वो हो गया श्रेणी ए। जिसमें कोई भी गुण नहीं है वो हो गया आपका श्रेणी दो। हालांकि इसमें भारत की संचित निधि से व्यय होने वाले प्रावधान किए जाते हैं, तभी तो ये फाइनेंस बिल है। यह बिल हर तरह से कैसा होता है? समान ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है। ऐसा विधेयक किसी भी सदन द्वारा पारित किया जा सकता है, लोकसभा द्वारा भी लाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा भी। इस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, जैसे आपको दिए गए थे ऑर्डिनरी बिल में। क्यों? क्योंकि ये बाद में ऑर्डिनरी बिल ही तो बन जाता है। तो हमने देखा जो रिस्ट्रिक्शंस है या जो स्पेशल पावर्स है वो केवल किस बिल के पास है? मनी बिल के पास है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब और देना। 4 बिल्स हैं, ठीक है? 4 बिल्स हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप मुझे पहले उन 2 बिल्स या 3 बिल्स या 4 बिल्स, मुझे नहीं पता, उन बिल्स के नाम बताइए जिस पर जॉइंट सेशन हो सकता है। पहला ऑर्डिनरी बिल, आराम से। पहला ऑर्डिनरी, दूसरा फाइनेंस बिल। हो सकता है जॉइंट सेशन, क्यों मनी बिल में नहीं हो सकता? और चौथा था शायद कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसमें नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो 2 बिल्स में जॉइंट सेशन हो सकता है, 2 बिल्स में जॉइंट सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, मनी बिल में जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सेशन हो सकता है, फाइनेंस बिल में जॉइंट सेशन हो सकता है। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 117 अंतिम। अच्छा, ये आप पढ़ लेना, ये जो मैंने आपको चीजें अभी बताई है ना, अपना गला सुखा सुखा कर, तो ये चीजें आप पढ़ लेना, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये केवल पढ़ लेना अच्छे से। मैं साइड हो जाता हूं, जिससे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। क्लियर है? चलिए, अब अंतिम है हमारा क्या? संविधान संशोधन विधेयक। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए साधारण बहुमत, प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए। अब ये साधारण विधेयक क्या होता है ये मैं बता चुका हूं। ऐसे कौन से संविधान संशोधन से संबंधित मामले हैं जिस पर केवल साधारण बहुमत होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। पीछे जाइए, क्या पढ़िए, संविधान संशोधन प्रक्रिया, उसमें मिल जाएगा। और जिसमें किसी राज्य का उल्लेख है तो तीसरी प्रोसेस होती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति या सहमति। इस प्रकार से इन विधेयकों को पास किया जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति की जाती है और परिवर्तन कर दिया जाता है। जिस सदन में ये विधेयक पेश किए जाते हैं, आर्टिकल 368 के तहत इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसमें कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत है आपको? ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आखिर होता क्या है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, मूल अधिकार से संबंधित यदि मामला आया तो इन तीनों में से कौन सा बहुमत यूज किया जाएगा?
विशेष बहुमत, बिल्कुल सही। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ऑर्डिनरी बिल समझ में आया? और सरल भाषा से समझाना था क्या? बोलो तो बेटा, हाँ फिर बताता हूँ। बहुत अच्छे से मैंने सरल भाषा में ही समझाया है, ठीक है? इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। तो 3 चरण क्या याद है? किस प्रकार से बिल पेश करने से पहले सदन की क्या लेनी पड़ी? क्या बोला जाता है उसे? लीव ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही। मनी बिल किस आर्टिकल में है आपका? 110। मनी बिल से संबंधित प्रावधान किस में है? 109 में है। जॉइंट सेशन किस में है? 108 में है। और आपका फाइनेंस बिल किस में है? फाइनेंस बिल में उसका श्रेणी ए किस में है? 117 है। और श्रेणी बी किस में है? बहुत बढ़िया, शानदार, जय हिंद। ठीक है, कोई दिक्कत है? सब समझ में आ गया अच्छे से? जो भी डाउट होगा आप बताइएगा।